Good morning, students. Today we'll be learning about delegation. First, we'll be understanding what do you mean by delegation. Meaning is that delegation of authority is a process in which the authority and the power are divided and shared among the subordinates. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे अथॉरिटी एज वेल एज द पावर आर डिवाइडेड एंड शेयर्ड अमॉन्ग द सबऑर्डिनेट्स. अब ये डेलीगेशन ऑफ वर्क एक्चुअली कौन करेगा? जो वहाँ पे सीनियर मोस्ट पर्सन रहेंगे, जो वहाँ के मैनेजर्स रहेगा या एग्जीक्यूटिव रहेगा, दे विल बी डेलीगेटिंग देयर वर्क टू द सबऑर्डिनेट्स. दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे authority as well as the powers are divided and shared among the subordinates. वो लोग subordinates के बीच में वो लोग share करते हैं work को. Delegation of authority, we can say that they are delegating the work along with the authority to finish the work. This can be defined as subdivision and sub-allocation of powers to the subordinates in order to achieve effective result. इसमें से क्या समझ में आ रहा है? अभी जो कंपनी का जो मैनेजर है या एग्जीक्यूटिव है, उसके पास ज़्यादा वर्कलोड होगा, ठीक है, उसके पास बहुत ज़्यादा काम होगा, तो वो सारे काम एक साथ नहीं कर पाता है, पूरा काम अकेला नहीं हो रहा करने के लिए. तो वो क्या करेगा? वो अपना जो काम रहेगा वो उसके जूनियर्स, उसके सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करेगा, ठीक है. वो जो रूटीन वर्क रहेगा जिसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं रहेगा या जो सिंपल सा काम रहेगा, वो काम क्या करेगा? वो अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करेगा, दैट इज वो अपने सबॉर्डिनेट से करा के लेने की कोशिश करेगा. बट व्हेन द वर्क इज डेलीगेटेड टू हिज सबॉर्डिनेट्स, द डेलीगेशन के साथ वो काम करने का अथॉरिटी एज वेल एज रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों भी सबॉर्डिनेट के पास जाएगा. अब सबॉर्डिनेट को बोल दिया कुछ काम करने के लिए, तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो काम करके देना. समझ में आ रहा है? द बेस्ट एग्जाम्पल दो जो तुम लोग करते हो. अगर कॉलेज स्टार्ट होता, अगर तुमको बोला रहता था कि ये जो सीपी का बुक है मुझे कंप्लीट करके मुझे कल के कल चेक करना है, ठीक है. अब ऐसे तुमको हर एक टीचर ने बोला होगा कि मुझे ये बुक भी करेक्शन करना है, वो बुक भी करेक्शन करना है. एट दैट टाइम तुम लोग क्या करोगे? जो घर में जो छोटे भाई बहन हैं उनको बोलोगे कि मुझे ये लिख के दे दो, तुमको कुछ काम नहीं, तुम मुझे ये लिख के दे दो. दैट इज तुम्हारा काम जो है तुम तुम्हारे छोटे जो भाई बहन है उनसे करा के लेते, ठीक है. इन द सेम वे डेलीगेशन में क्या होता है? जो सीनियर मोस्ट पर्सन रहता है या जो एग्जीक्यूटिव रहेगा, मैनेजर रहेगा, उनके पास टाइम जो रहेगा, लिमिटेड टाइम रहेगा, उनको काम ज़्यादा रहता है. एट दैट टाइम क्या होता है? व्हाट द पर्सन विल बी डूइंग? दे विल बी डेलीगेटिंग द वर्क टू द सबॉर्डिनेट्स. वो सबॉर्डिनेट्स को वो काम डेलीगेट किया जाएगा ताकि तुम लोग मुझे ये काम करके दो. अथॉरिटी भी उसके साथ जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट हो जाएगा कि तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ये काम फिनिश करके देना. It is as simple as that. We are delegating the routine work because there is lack of time. टाइम काफ़ी कम है और हमको ज़्यादा काम करना है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? हम लोग हमारा काम जो रहेगा हमारे सबॉर्डिनेट्स रहेंगे, जो जूनियर्स रहेंगे, उनको हैंड ओवर किया जाएगा और ये ध्यान दिया जाएगा कि वो लोग अपना काम प्रॉपरली करके सबमिट करें, ठीक है. दैट इज अबाउट डेलीगेशन ऑफ वर्क. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा डेलीगेशन का? it always reduces the excess burden on the executives or on the managers जिनके पास ज़्यादा काम रहेगा. अगर वो लोग अगर अपना काम डेलीगेट करते टू द सबऑर्डिनेट्स, व्हाट विल हैपन? दिस एग्जीक्यूटिव्स कैन रिड्यूस देयर एक्सेस वर्क बर्डन. जो उनका वर्क बर्डन था वो रिड्यूस हो जाएगा बाय वे ऑफ डेलीगेटिंग द वर्क. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? व्हाई द मैनेजर्स और द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आर डेलीगेटिंग देयर वर्क टू रिड्यूस द बर्डन. उनका जो वर्क प्रेशर जो बर्डन रहेगा वो रिड्यूस करने के लिए दे आर डेलीगेटिंग द वर्क. एंड यहाँ पे दूसरा क्या रहेगा? द जूनियर एग्जीक्यूटिव्स और वी कैन से द सबऑर्डिनेट्स विल बी वेरी हैप्पी. दैट इज उनको कुछ नया सीखने मिल रहा है, हमको हमारा मैनेजर का काम दे रहे हैं वो करने के लिए. दे विल बी हैप्पी टू डू इट बिकॉज दे आर लर्निंग समथिंग न्यू. तो उनमें भी ग्रोथ हो रहा है, उनमें भी डेवलपमेंट हो रहा है. दैट इज देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. अपॉर्चुनिटी रहेगा ग्रो होने के लिए बिकॉज
उनको नया चीज करने मिल रहा है जो उनको पहले उन्होंने नहीं किया था, उनको कुछ नया सीखने मिल रहा है. So the person will be happy to do the, or we can say to learn the new things, and this will give an experience to the subordinates. सबॉर्डिनेट्स को एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा कि काम कैसे करना है, क्या करना है, और ये एक इंडिविजुअल लेवल में काफी इम्प्रूवमेंट रहेगा. दैट इज द सबॉर्डिनेट्स विल बी इम्प्रूविंग देयर स्किल्स बाय डूइंग एफिशिएंट वर्क. अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको काम डेलीगेट किया गया मैनेजर्स का, तो वो काम करने के लिए दे विल बी डेवलपिंग देयर स्किल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होगा, बिकॉज द एम्प्लॉयज आर नाउ डेवलपिंग देयर स्किल्स, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है डेलीगेशन का? टू रिड्यूस द एक्सेस बर्डन ऑन द executives or the managers. How they will be reducing the burdens? It's as simple as that. They will be delegating the work to the subordinates, or we can say to the juniors. And these juniors, those who are getting the extra work from the managers, they will be happy because they are going to learn new things. उनको नई चीज़ें सीखने मिल रहा है, तो वो लोग भी खुश रहेंगे. तो जब नया चीज सीखने मिल रहा है, दे आर गेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग द वर्क which was done by the managers. They are gaining the experiences of the work which was actually done by the managers, so they will be very happy. And when they are gaining the experiences, they will be improving their skills. उनका स्किल में डेवलपमेंट होगा, उनका इंडिविजुअल लेवल में there will be an growth, they will be developing themselves, which will be benefited to the organization itself. अभी organization में मैनेजर का जो काम है वो डेलीगेट किया जा रहा है, तो उसके सबॉर्डिनेट्स को भी नॉलेज मिल रहा है वो काम कैसे करने का. ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है. जो उसके सबॉर्डिनेट्स है, जो उसके जूनियर एम्प्लॉयज है, दे आर ऑल्सो नाउ वेल ट्रेन्ड. अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डेलीगेशन इज एज सिंपल एज दैट. जहाँ पे मैनेजर को काफ़ी ज़्यादा बर्डन है काम करने का, तो वो सारे काम एक साथ नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, कुछ काम जो है उसके सबॉर्डिनेट्स, उसके जूनियर्स को वो हैंड ओवर करेगा कि तुम ये काम मुझे करके दे दो, इसका अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है, तुम मुझे ये करके दे दो. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डेलीगेशन. डेलीगेशन हर एक मैनेजर नहीं करेगा. वो मैनेजर जिनके पास ज़्यादा वर्कलोड होगा, उसके पास ज़्यादा काम होगा, ओनली एट दैट टाइम द पर्सन विल बी डेलीगेटिंग द वर्क. अदरवाइज वो अपना काम खुद करेगा. when there will be excess work, at that time only they will be delegating the work to the juniors, or we can say to the subordinates. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट we will be learning about elements of delegation. delegations में क्या क्या होता है. ठीक है, first thing is about the authority. Authority, what do you mean by authority? Authority is the right to give command. Authority एक right है command देने का, या we can say instructions देने का, or we can say that getting the work done from the subordinates. Authority क्या है? एक right रहता है to give instructions, to give command, or we can say to give orders and to get work done from the subordinates. This authority are always well defined. All the people know, जिसके पास authority रहता है कि उसका scope कितना है authority का. अब जो top management people are there, they are having the greatest authority, and this authority always flows from top to bottom. Authority क्या है? For example, authority अभी क्या रहेगा? अथॉरिटी अभी ऐसा अथॉरिटी एक पर्सन के पास है जो हमको कमांड देगा, जो हमको इंस्ट्रक्शंस देगा, जो हमको फॉलो करना पड़ेगा, वो हो जाएगा हमारा अथॉरिटी. और जो जिसके पास ये अथॉरिटी होता है, उसको पता है उसका लिमिट क्या है, उसका स्कोप क्या है, वो कितने लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है. एंड दिस अथॉरिटी सबसे ज़्यादा किसके पास रहेगा? मैनेजमेंट के पास रहेगा. सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसके पास रहेगा? मैनेजमेंट के पास रहेगा. एंड दिस अथॉरिटी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अभी मैनेजमेंट हो गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गए हैं, उसके बाद मैनेजर्स आते हैं, उसके बाद द वर्कर्स एम्प्लॉयज जो है वो लोग आते हैं. तो अथॉरिटी कैसे रहेगा? फ्रॉम टॉप टू बॉटम. मैनेजमेंट के पास मैनेजमेंट जो रहेगा, इंस्ट्रक्शंस, ही विल बी गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस देगा. वो लोग इंस्ट्रक्शंस किसको देंगे? मैनेजर्स को देंगे. और मैनेजर्स को इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा उसके सबऑर्डिनेट, जो उसके एम्प्लॉयज वहाँ पे काम करते हैं, उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा कि काम कैसे करना है. तो अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी एक
राइट रहता है टू गिव कमांड और वी कैन से टू गिव इंस्ट्रक्शंस विच विल बी फॉलोड बाय द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब अथॉरिटी सबसे ज्यादा किसके पास रहता है? मैनेजमेंट। द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी हैविंग द हाईएस्ट अथॉरिटी, ठीक है। तो वो अथॉरिटी हमेशा फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्लो होता है। जो टॉप में जो मैनेजमेंट रहता है, दे विल बी गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द सीईओ, सीईओ के बाद मैनेजर को आता है, मैनेजर के बाद ही विल बी गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द एम्प्लॉयज। तो ये जो रहता है फ्रॉम अपवर्ड इट विल बी कमिंग टूवर्ड्स डाउन। अथॉरिटी जो है डाउनवर्ड्स फ्लो होता है, ऊपर से नीचे की तरफ अथॉरिटी आता है। इंस्ट्रक्शंस हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। अथॉरिटी इज वेरी मच क्लियर। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव कमांड और वी कैन से इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स टू गेट द थिंग्स वर्क डन फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। लोगों से काम कराने का एक अथॉरिटी रहता है, ठीक है। सेकेंड वन इज अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। Responsibility, what do you mean by responsibility? It is the duty of the person. Responsibility क्या है? It is the duty of the person to complete the task assigned to him. Whatever tasks are assigned to him, it is the duty, or we can say it is the responsibility of the person to complete the task. अभी अथॉरिटी में इंस्ट्रक्शंस तो मिल गया। अब जिसको इंस्ट्रक्शंस मिला है उस इंसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा टू कंप्लीट द टास्क एंड दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अथॉरिटी कैसा था? अथॉरिटी हमको ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट वाज कमिंग। अथॉरिटी मैनेजमेंट के पास ज्यादा था और एम्प्लॉयज के पास कम था। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहेगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज के पास ज्यादा है एंड द मैनेजमेंट विल नॉट बी दैट मच रेस्पॉन्सिबल। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाता है, ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जो एम्प्लॉयज रहेगा वो काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। इफ द वर्क इज नॉट कंप्लीटेड प्रॉपरली वो लोग ज्यादा रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। उसके बाद उसका मैनेजर रेस्पॉन्सिबल रहेगा, देन द सीईओ responsible रहेगा और the least responsibility will come to the management because they have instructed the CEO as well as the managers की काम कैसे करा के लेना है। अभी वो responsibility किसका था? वो employees का था जिन्होंने properly काम नहीं किया है। तो this responsibility क्या रहेगा? It is always an duty of the person. If certain work is assigned to an employee or an subordinate, it is the responsibility of that subordinate to complete the work, ठीक है। अगर वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसका ही रहेगा। बट अगर अच्छे से काम हुआ है तो भी उसको ही रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, दैट इज यू हैव डन, अच्छे से काम किया है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा किसका रहेगा? द मिडिल लेवल एज वेल एज द लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो मिडिल लेवल एज वेल एज लोअर लेवल के जो लोग रहेंगे कंपनी में, उनका ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अभी यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ए पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब इज ऑलवेज आंसरेबल। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है उसको, अगर वो अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है, हु विल बी आंसरेबल? द सेम पर्सन जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, दैट पर्सन विल बी आंसरेबल, ठीक है। एंड इफ certain responsibility is given to a person without giving the authority, उसको सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, उसको अथॉरिटी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? देयर विल बी डिससैटिस्फैक्शन अमॉन्ग द पर्संस और अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। ऐसे हमेशा कहा जाता है कि दैट इज अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ में रहते हैं, अथॉरिटी एज वेल एज रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक इंसान को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है कि तुमको ये काम करके खत्म करना है, बट उसको अथॉरिटी नहीं था। अथॉरिटी नहीं था मीन्स उसको ये अथॉरिटी नहीं था कि वो किसी को इंस्ट्रक्ट करे या किसी का हेल्प ले। वो किसी और, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग समझते हैं पर्सन ए और पर्सन बी, ठीक है। पर्सन ए और पर्सन बी दोनों साथ में काम कर रहे थे। पर्सन ए के पास पूरा अथॉरिटी था काम करने का, ठीक है, उसने पर्सन बी से पूरा काम करा के लिया, ठीक है। अब पर्सन बी के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन बी को दे दिया है कि तुमको ऐसे से काम करना है, ही इज गेटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द अथॉरिटी कि काम ऐसे से करना है। जब पर्सन बी ने काम किया, ए ने उसको प्रॉपरली वेरीफाई नहीं किया, प्रॉपरली उसको चेक नहीं किया, अभी
रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? जिसका ऑथोरिटी था। बी विल बी रेस्पॉन्सिबल बट ऑथोरिटी किसका था? ए का, बिकॉज ए वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू बी। अब बी ने जब काम किया है तो उसके पास ऑथोरिटी तो है नहीं। तो यहाँ पे जो भी पर्सन, जो भी वर्क डेलीगेट होता है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ विल बी डेलीगेटेड, बोथ डेलीगेट होगा। अब यहाँ पे ए के पास अथॉरिटी था, ए ने क्या किया, उसने अपना अथॉरिटी यूज करके बी से सारे काम करवा लिए। अब बी ने काम तो कर लिया लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया, तो अब वो बी को रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा सिर्फ कि तुम्हारे वजह से गलती हुआ है, तो बी विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट इट बिकॉज अथॉरिटी तुम्हारा था, तुम्हारा काम था, तुमने मुझे डेलीगेट किया था वो काम, तुम्हारा काम था, तुमने मुझे वो काम डेलीगेट किया था। तो अथॉरिटी जिसके पास रहेगा द सेम पर्सन विल बी रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब what the saying is that if authority is delegated, along with authority the responsibility will be delegated. If it happens that only responsibility is delegated and authority is not delegated, वो जो पर्सन को जो responsibility मिला है, the person will not be satisfied, there will be dissatisfaction in doing the work because उसको पता है कि मुझे सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला, आई डोंट हैव एनी अथॉरिटी, ये अच्छे से काम हो जाएगा, तो ये जो मेरा बॉस रहेगा ही विल बी टेकिंग द ऑल द क्रेडिट एंड आई विल नॉट बी गेटिंग एनी बेनिफिट, ठीक है। तो ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी समझ में आ रहा है सबको? अथॉरिटी क्या रहेगा हमारे लिए? वी आर गिविंग द कमांड, हम लोग कमांड दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं दूसरों से काम करा के लेने का, एक अथॉरिटी होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जो काम मिला है वो कंप्लीट करके देने का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। द थर्ड वन इज अबाउट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स यहाँ पे we can say that if there is any variance in the actual performance from the expected plan, अगर कुछ वेरिएंसेस आता है, इफ देयर इज एनी डिफरेंसेस, जो हमने प्लान बनाया था या जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया था, बट हमने जब भी काम करके खत्म किया तभी डिफरेंस आ रहा है, दैट इज एक्चुअल हमारा परफॉर्मेंस जो है हमारे जो प्लान के साथ मैच नहीं हो रहा है, at that time we can say accountability. It means answerable for the end result. Accountability means answerable for the end result. End result क्या रहेगा? If there is any variances, कुछ difference रहता है from the actual plan, जो हमने एक्चुअल प्लान बनाया था या ऑब्जेक्टिव्स बनाया था और हमने जो एंड रिजल्ट जो हमको मिल रहा है, जो भी वेरिएंस आ रहा है, दैट वो हमारे लिए क्या रहेगा? अकाउंटेबिलिटी। एंड दिस अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ये अकाउंटेबिलिटी जो है कभी भी डेलीगेट नहीं होता है। वी कैन डेलीगेट अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बट वी कैन नॉट डेलीगेट दिस अकाउंटेबिलिटी। द टॉप लेवल मैनेजमेंट विल बी ऑलवेज अकाउंटेबल। अगर कुछ मिस्टेक हो रहा है तो अकाउंटेबल कौन रहेगा? ऑलवेज द टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि वो लोग जो काम था दे वर डेलीगेटिंग द वर्क्स टू द डिफरेंट डिफरेंट पीपल। सो अकाउंटेबिलिटी जो रहेगा कभी भी डेलीगेट नहीं होता है। Understanding what do you mean by accountability? Whenever there is a variance in the actual performance, we are comparing the actual performance with the planned set of objectives. जब भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो उसके साथ हम लोग किसको कंपेयर करें? जो हमने प्लान बना के रखा था, जो हमको अचीव करना है, जो हम उसको कंपेयर कर रहे हैं और हमने वो प्लान अचीव नहीं किया है, देयर इज सर्टेन डिफरेंसेस, हमने वो प्लान अचीव नहीं किया है, तो वो हमारा अकाउंटेबिलिटी रहेगा। वी विल बी आंसरेबल। वो जो एंड रिजल्ट है उस पर जो आंसरेबल रहेगा वो हमारा अकाउंटेबिलिटी रहेगा। एज दिस अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, हम लोग ये अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। ये अकाउंटेबिलिटी क्या होगा? डेलीगेट नहीं होगा। सो द टॉप लेवल मैनेजमेंट विल बी ऑलवेज अकाउंटेबल। इट अराइजेस फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कहाँ से अराइज होता है? फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप तुम लोग को ये एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन इज वेरी मच क्लियर। अथॉरिटी जहाँ से हमें को कमांड्स मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी द पर्सन को जिसको ड्यूटी असाइन हुआ है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंप्लीट द टास्क परफेक्टली। अकाउंटेबिलिटी, they are finding out the differences, variances in the actual performance and the set of rules, or we can say set of objectives which they have made. End results they are comparing it, and if there is any differences, the person who is answerable is known as accountability. ठीक है,
एंड दिस अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ये अकाउंटेबिलिटी जो रहेगा कभी भी डेलीगेट नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट द प्रोसेस और स्टेप्स इन डेलीगेशन। प्रोसेस और स्टेप्स इन डेलीगेशन। डेलीगेशन काफ़ी इजी है। फॉर द इजीएस्ट सिंपल सा एग्जाम्पल जो मैं तुमको बताया कि तुम लोग जैसे ज़्यादा होमवर्क मिल गया है या तुमको कुछ टीचर ने बोला है 5 टाइम्स लिख के लाओ, ये सब स्कूल डेज में होता था, अभी कॉलेजेस में ये सब नहीं होता है। स्कूल्स में टीचर ने बोला 5 टाइम्स लिख के लेके आओ या 3 टाइम्स लिख के लेके आओ, तो तुम लोग क्या करोगे? खुद लिखने नहीं बैठोगे। जो घर में अगर छोटे भाई है बहन है तो उनसे लिखा के, या कोई फ्रेंड है तो उनसे लिखा के लेके जाते हो, ठीक है। वो हम लोग उसको बोलेंगे डेलीगेशंस। तुम लोग ने किया ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। Next, we'll be learning about steps in delegation, or we can say delegation process. तो पहला स्टेप क्या होता है? डिटरमाइन व्हाट टू डेलीगेट। हमको पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा, हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि हम लोग कौन सा ड्यूटीज वी कैन डेलीगेट टू द सबऑर्डिनेट्स। वॉट एवर ड्यूटीज वी आर डेलीगेटिंग, वो परफॉर्म कर पाएगा क्या? अभी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चीज़ रहेगा तो मैनेजर पहले सोचेगा कि इसको मैं डेलीगेट करूँ या ना करूँ। तो उसके लिए पहले मैनेजर हो या उसको डिसाइड करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि कौन सा काम मुझे डेलीगेट करना है। हियर द मैनेजर हैज़ टू डिसाइड ऑन ड्यूटीज which he want the subordinates to perform. Here he will be deciding the duties which he will be delegating to the subordinates. He will be making the list of the activities which will be performed by the subordinates. वो परफॉर्म करने के बाद उनका टारगेट अचीव हो रहा है क्या, वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिटरमाइन में क्या होगा, हमको एक्चुअली क्या डेलीगेट करना है, विच पार्ट ऑफ वर्क शुड बी डेलीगेटेड टू द सबऑर्डिनेट्स, ये हमको देखना पड़ेगा। एंड द मैनेजर विल बी मेकिंग द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज विच विल बी परफॉर्म बाय द सबऑर्डिनेट्स। इज दैट क्लियर? डिटरमाइन व्हाट टू डेलीगेट, दैट इज मैनेजर क्या करेगा, क्या काम उसको अपने सबऑर्डिनेट से करा के लेना है, उसका एक लिस्ट बना लेगा कि ये जो काम है ये मेरे सबऑर्डिनेट्स कर सकते हैं, ये जो जूनियर स्टाफ से वो लोग कर सकते हैं, तो ये डेलीगेट किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड इज अबाउट assess what skills are needed. Assess what skills are needed. Here the manager will find out what all works should be delegated. क्या क्या काम डेलीगेट करना है, द मैनेजर विल ट्राई टू फाइंड आउट। अब फर्स्ट स्टेप हो गया फाइंड आउट वाला, उसके बाद क्या करेगा, वो ये देखने की कोशिश करेगा who are the employees are having the skills to perform this delegated task. That is, जो हमने वर्क डेलीगेट करने का सोच के रखा है, वो डेलीगेट करने के लिए कौन से एम्प्लॉयज, वो आर द एम्प्लॉयज, द राइट एम्प्लॉयज टू परफॉर्म दिस टास्क। Whatever work will be delegated, who are the employees, or we can say the skilled employees are there to perform this task. मतलब हम लोग डेलीगेशन ऐसे ही नहीं दे सकते हैं, डेलीगेशन करने के पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको क्या डेलीगेट करना है, क्या करना है डेलीगेट, वो हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि जो सबऑर्डिनेट्स हमारे पास काम करने के लिए है, उनके पास वो स्किल्स है क्या जो वो लोग कर सकते हैं। वॉट एवर वर्क विल बी डेलीगेटेड, वेदर द सबऑर्डिनेट्स आर हैविंग दो स्किल्स। हमको पहले ये चेक करना पड़ेगा, वो सबऑर्डिनेट को हम लोग डेलीगेट तो कर रहे हैं, बट सबऑर्डिनेट्स के पास वो स्किल है क्या। अगर डेलीगेट करने के बाद अगर वो परफॉर्म प्रॉपरली नहीं कर रहा है, बिकॉज उसके पास प्रॉपर स्किल नहीं है, उसको पता ही नहीं है कैसे करना है, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैनेजर का ड्यूटी क्या है, उसको पहले ये एसेस करना पड़ेगा, whenever he is delegating some work to his subordinates, he will be checking whether the employee or the subordinates is having proper skill to perform the task, ठीक है। Third one is about defining the task. Defining the task. Now, after finalizing the people for delegation, he must be briefing the task to be performed. वो एक बार बता के देगा कि काम कैसे कैसे करना है। अब उसने यहाँ पे एम्प्लॉयज को सेलेक्ट कर लिया, he has selected the employees, or we can say the subordinates. After selection, what the manager will do? He will brief the task to be performed. वो बता के देगा कि काम क्या करना है। अब it is very much necessary to clearly assign the responsibility to the people selected. अब defining the task, हमने डेलीगेट क्या करना है सोच लिया,
हमने स्किल्स वाले एम्प्लॉयज को भी सेलेक्ट कर लिए। अब डिफाइन द टास्क, वो जो एम्प्लॉयज को हमने सेलेक्ट किया है हमको उनको समझाना है प्रॉपरली कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या काम करना है, कैसे करना है। ये हमारा ड्यूटी होगा, मैनेजर का ड्यूटी होगा टू मेक और क्लियरली असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द पीपल। ठीक है, दैट इज देयर शुड बी एन क्लियर असाइनमेंट, क्लियरली उनको समझ में आना चाहिए कि उनको क्या टास्क परफॉर्म करना है। अदरवाइज उनको समझ में नहीं आएगा तो काम रॉन्ग हो सकता है। सो वॉट एवर टास्क द मैनेजर इज गिविंग टू द सबऑर्डिनेट्स, it is the duty of the manager to properly explain or assign the duties to the people. ठीक है, or we can say the employees. The fourth one is about supply authority and support. Supply authority and support. यहाँ पे the responsibility of completion of work should be accompanied by appropriate authority. Responsibility क्या बोल रहा है? Most of the time जब भी डेलीगेशन होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर गोइंग हैंड इन हैंड, दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। तो जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा उसके पास ही अथॉरिटी भी रहेगा वो काम करा के लेने का। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कंप्लीट द वर्क, वॉट एवर वर्क हैज बीन असाइन्ड टू द पर्सन, द अथॉरिटी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा? टू कंप्लीट द टास्क विच इज गिवन टू हिम। तो अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी गोइंग हैंड इन हैंड। दैट इज जिसके पास अथॉरिटी रहेगा उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ही। ठीक है, अगर अथॉरिटी दिया है तुमको कमांड करने का, ये राइट दिया है कि तुमको ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसका ही होगा कि वो काम प्रॉपरली करा के ले। ठीक है, अब यहाँ पे व्हेन दिस टास्क इज असाइन टू द जूनियर्स, ठीक है, डेलीगेशन टास्क असाइन किया गया है तो उनको प्रॉपरली बता के देना है। अगर वो कुछ टेक्निकल नेचर का है, जहाँ पे ट्रेनिंग का जरूरत पड़ेगा, तो वहाँ पे ध्यान देना है कि जो एम्प्लॉयज को वर्क डेलीगेट किया गया है दे शुड बी गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग टू परफॉर्म द डेलीगेटेड वर्क। समझ में आ रहा है? अथॉरिटी अगर सपोर्ट के लिए क्या होगा? इफ द एम्प्लॉयज आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, जिनको वर्क डेलीगेट किया गया है उनको अगर कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है काम करके खत्म करने में, तो द मैनेजर का काम क्या रहेगा? उनको प्रॉपरली गाइड करना, उनको प्रॉपरली ट्रेन करना, ताकि उनका जो भी डाउट्स रहेगा क्लियर हो जाएगा, वहां पे काफी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ठीक है, द फिफ्थ वन इज अबाउट द चेक प्रोग्रेस। Check progress. It is always necessary to check the progress of the delegated work, or we can say delegated task. चेक प्रोग्रेस हमेशा मैनेजर का काम होगा चेक करना जो हमने डेलीगेट किया है टास्क प्रॉपरली परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इफ देयर इज कंस्टेंट मॉनिटरिंग, अगर कंस्टेंट मॉनिटरिंग होगा डेलीगेशन ऑफ वर्क का, तो वहां पे मिस्टेक्स काफी कम होगा। चेक प्रोग्रेस में यही होगा, द मैनेजर विल बी रेगुलरली चेकिंग और मैनेजर विल बी रेगुलरली कंट्रोलिंग द डेलीगेटेड वर्क। अगर प्रॉपर चेकिंग हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है, तो देयर विल बी लेस मिस्टेक्स। ठीक है, वहां पे मिस्टेक्स होना या वेरिएंसेस होना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज द मैनेजर हिमसेल्फ सिर्फ प्रॉपरली चेकिंग द वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज। जो वर्क डेलीगेट किया गया है वो प्रॉपर चेक कर रहा है कि वो एम्प्लॉयज कैसे काम कर रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा चेक प्रोग्रेस में। द सिक्स्थ वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, appropriate reward. Appropriate reward means the employees, those who have put their best, they should be rewarded. एम्प्लॉयज जो अपना बेस्ट कर रहे हैं वो लोग अपना तो काम कर ही रहे हैं, प्लस वो मैनेजर्स का जो वर्क डेलीगेट किया गया था वो भी परफॉर्म अच्छे से कर रहे हैं। तो टू मोटिवेट दोस एम्प्लॉयज देयर शुड बी सर्टेन रिवॉर्ड। इट कैन बी मॉनिटरी रिवॉर्ड, कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो एम्प्लॉयज को जो काफी अच्छे से काम किया है। वो लोग अपना काम तो कर रहे थे, प्लस जो वर्क डेलीगेट किया गया है वो भी वो लोग कर रहे हैं। So what happens? This employees should be motivated by giving certain rewards. उनको बोनस दे दो या उनको कैश प्राइसेस दे दो। Otherwise, they can give as non-monetary rewards also. They can give non-monetary rewards like certificate of appreciation या recognition. मीटिंग में सबके सामने उनको अप्रिशिएट कर लिया, दैट इज अबाउट नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड। समझ में आ रहा है? अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड, ये पूरा काम होने के बाद, डेलीगेशन का पूरा काम होने के बाद, जब काम अच्छे से हो जाता है, एट दैट टाइम व्हाट द मैनेजर हैज टू डू, ही हैज टू चेक दैट वो एम्प्लॉयज जिन्होंने प्रॉपर एफर्ट या प्रॉपर डेलीगेशन अच्छे से जिसने काम किया है उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इट कैन बी मॉनिटरी एज वेल एज नॉन मॉनिटरी।
मॉनिटरी रिवॉर्ड में क्या आ जाएगा, कैश प्राइसेस या बोनस दे देना। नॉन मॉनिटरी में लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दे देना या उनको रिकॉग्निशन देना, अप्रिशिएट करना सबके सामने, ये पूरा उसका नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड में आ जाएगा। ये करने से क्या हो जाएगा, द एम्प्लॉयज विल बी मोटिवेटेड टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। अदरवाइज पूरा काम करा लिया बट एम्प्लॉय मैनेजर ने पूरा क्रेडिट ले लिया कि हाँ मैंने किया, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज विल बी डिससेटिस्फाइड। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जब डेलीगेशन होगा तो एम्प्लॉयज उतने एफर्ट्स नहीं लेंगे वो काम अच्छे से करके खत्म करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? Okay students, bye. If you have any doubts you can ask students in the comment section.